अध्याय 12। मेरे पाककला अनुभव में कभी भी मुझे यह नहीं सिखाया गया कि जब कोई पिशाच रात के खाने के लिए आए तो उसे क्या खिलाऊं। लाइब्रेरी में मैंने दिन का अधिकांश समय इंटरनेट पर कच्चे खाद्य पदार्थों से बनी रेसिपी खोजने में बिताया। मेरी पांडुलिपियां डेस्क पर ही भूल गईं। मैथ्यू ने कहा कि वह सर्वाहारी है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। अगर कोई पिशाच खून के आहार का आदी है तो उसे बिना पका हुआ भोजन सहन करने की अधिक संभावना होगी। लेकिन वह इतना सभ्य था कि मैं उसके सामने जो कुछ भी रखूंगा वह निस्संदेह खा लेगा। व्यापक पाक कला संबंधी शोध करने के बाद मैं दोपहर के समय लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। मैथ्यू ने आज फोर्ट्रेस बिशप को अकेले ही संभाला था, जिससे मिरियम को खुशी हुई होगी। ड्यूक हम्फ्रे में कहीं भी पीटर नॉक्स या गिलियन चेम्बरलेन का कोई निशान नहीं था, जिससे मुझे खुशी हुई। जब मैं अपनी पांडुलिपियां लौटाने के लिए गलियारे से नीचे आया तो मैथ्यू भी अच्छे मूड में दिख रहा था। रेडिक्लिफ कैमरा के गुंबद के पास से गुजरते हुए, जहां स्नातक छात्र अपनी निर्धारित पुस्तकें पढ़ते हैं, और जीसस कॉलेज की मध्ययुगीन दीवारों के पास से गुजरते हुए मैं ऑक्सफोर्ड के कवर्ड मार्केट के गधों के साथ खरीदारी करने गया। हाथ में सूची लेकर मैंने सबसे पहले कसाई की दुकान पर जाकर ताज़ा हिरन का मांस और खरगोश का मांस खरीदा और फिर स्कॉटिश सैल्मन के लिए मछली विक्रेता के पास गया। क्या पिशाच हरी सब्जियां खाते थे? अपने मोबाइल की बदौलत मैं प्राणीशास्त्र विभाग तक पहुंच पाया और भेड़ियों की खाने की आदतों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने मुझसे पूछा कि भेड़िए किस तरह के होते हैं। मैंने बहुत पहले बोस्टन चिड़ियाघर की फील्ड ट्रिप पर ग्रे भेड़ियों को देखा था और यह मैथ्यू का पसंदीदा रंग था, इसलिए मेरा जवाब यही था। स्वादिष्ट स्तनधारियों की एक लंबी सूची बताने और यह समझाने के बाद कि वे पसंदीदा भोजन हैं, दूसरी तरफ से उबी हुई आवाज़ ने मुझे बताया कि ग्रे भेड़िए मेवे, बीज और जामुन भी खाते हैं, लेकिन आपको उन्हें खाना नहीं खिलाना चाहिए। आवाज़ ने चेतावनी दी। वे घर के पालतू जानवर नहीं हैं। सलाह के लिए धन्यवाद, मैंने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा। किराने वाले ने माफ़ी मांगते हुए मुझे गर्मियों की बची हुई काली किशमिश और कुछ सुगंधित जंगली स्ट्रॉबेरी बेची। चेस्टनट का एक बैग भी मेरे बढ़ते शॉपिंग बैग में आ गया। फिर मैं वाइन स्टोर पर गया, जहां मैंने खुद को एक वाइन उद्योग के प्रचारक की दया पर पाया, जिसने पूछा कि क्या सज्जन व्यक्ति वाइन के बारे में जानते हैं। ये बात मुझे हैरानी में डालने के लिए काफ़ी थी। क्लर्क ने मेरी उलझन का फ़ायदा उठाया और मुझे एक राजा की फिरौती के लिए कुछ फ्रेंच और जर्मन वाइन की बोतलें बेच दीं। फिर उसने मुझे कॉलेज वापस जाते समय स्टिकर शॉक से उबरने के लिए एक टैक्सी में बिठाया। अपने कमरों में मैंने 18वीं सदी की एक टूटी फूटी मेज से सारे कागजात झाड़ दिए, जो डेस्क और डाइनिंग रूम दोनों का काम करती थी, और उसे चिमनी के करीब ले गया। मैंने अपनी अलमारी में रखे पुराने चीनी मिट्टी के बर्तन और चांदी के गिलासों का इस्तेमाल करते हुए टेबल को सावधानी से सेट किया, साथ ही भारी क्रिस्टल ग्लास जो सीनियर कॉमन रूम में इस्तेमाल किए जाने वाले एडवर्डियन सेट के अंतिम अवशेष थे। मेरी वफादार रसोई की महिलाओं ने मुझे कुरकुरे सफ़ेद लिनन के ढेर दिए थे, जिन्हें अब टेबल पर बिछा दिया गया था, चांदी के बगल में मोड़ा गया था और लकड़ी की टूटी हुई ट्रे पर फैलाया गया था, जो रसोई से थोड़ी दूरी पर मदद करेगी। जब मैंने रात का खाना बनाना शुरू किया तो ये स्पष्ट हो गया कि पिशाच के लिए खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वास्तव में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पकाना पड़ता। 7 बजे तक कैंडीज जला दी गईं, खाना तैयार हो गया, सिवाय उन चीज़ों के जो अंतिम समय में ही तैयार हो सकती थीं, और अब बस मुझे ही तैयार होना बाकी था। मेरी अलमारी में बहुत कम कीमती चीज़ें थीं जो कहती थीं, एक पिशाच के साथ डिनर। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं मैथ्यू के साथ सूट या उस पोशाक में भोजन करूं जो मैं वार्डन से मिलने के लिए चाहता था। मेरे पास जितने काले पतलून और लेगिंग थे, वे दिमाग को चकरा देने वाले थे। सभी में स्पेंडेक्स की अलग अलग मात्रा थी, लेकिन अधिकांश पर चाय, नाव के तेल या दोनों के धब्बे थे। अंत में मुझे एक जोड़ी स्विशी काली पतलून मिली जो थोड़ी पायजामा की तरह दिखती थी, लेकिन थोड़ी अधिक शैली के साथ। वे काम आएंगे। ब्रा और ट्राउज़र के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए मैं बाथरूम में भागी और अपने कंधे तक लंबे भूरे रंग के बालों में कंघी घुमाई। न केवल यह अंत में गांठों में बंधा हुआ था,
बल्कि यह मुझे कंघी के हर स्पर्श के साथ मेरे सिर से ऊपर उठकर इसे व्यवहार में लाने की चुनौती दे रहा था। मैंने थोड़ी देर के लिए कलिंग आयरन का सहारा लेने के बारे में सोचा, लेकिन संभावना बहुत अच्छी थी कि मैथ्यू के आने तक मैं अपने सिर का केवल आधा हिस्सा ही बना पाऊंगी। वो समय पर आने वाला था। मुझे बस ये पता था। अपने दांतों को ब्रश करते समय मैंने तय किया कि मेरे बालों के बारे में सिर्फ यही करना है कि उन्हें अपने चेहरे से दूर खींचकर एक गांठ में बांध दूं। इससे मेरी ठोड़ी और नाक ज्यादा नुकीली नजर आने लगी, लेकिन चीकबोन्स का भ्रम पैदा हुआ और मेरे बाल मेरी आंखों से दूर हो गए, जहां आजकल बाल ज्यादा होते हैं। मैंने उन्हें पीछे पिन किया और एक टुकड़ा तुरंत आगे की ओर लटक गया। मैंने आह भरी। मेरी माँ का चेहरा आईने में मेरी ओर देख रहा था। मैंने सोचा कि जब वो डिनर के लिए बैठी थी तो वो कितनी सुंदर लग रही थी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने अपनी पीली भौहों और पलकों को इस तरह से उभारने के लिए क्या किया होगा, और जब वो मुझे या मेरे पिता को देखकर मुस्कुराती थी तो उसका चौड़ा मुंह इतना अलग क्यों दिखता था। घड़ी ने कॉस्मेटिक रूप से ऐसा ही बदलाव लाने के किसी भी विचार को खारिज कर दिया। शर्ट खोजने के लिए केवल 3 मिनट थे। यह मैं अपने अंडरवियर में बायोकेमिस्ट्री और न्यूरोसाइंस के प्रतिष्ठित प्रोफेसर मैथ्यू क्लेयरमोंट का अभिवादन करने जा रहा था। अलमारी में 2 विकल्प थे, एक काला और एक आधी रात का नीला। आधी रात के नीले रंग में साफ सुथरा होने का गुण था, जो इसके पक्ष में निर्णायक कारक था। इसमें एक मज़ेदार कॉलर भी था जो पीछे की ओर खड़ा था और वी आकार की नेकलाइन में उतरने से पहले मेरे चेहरे की ओर पंख लगाता था। बाहें अपेक्षाकृत चुस्त थीं और लंबे, सख्त कफ में समाप्त होती थीं जो थोड़ा बाहर निकलती थीं और मेरे हाथ के पीछे के मध्य में कहीं समाप्त होती थीं। मैं अपने कानों में चांदी की बालियों की एक जोड़ी डाल रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी छाती धड़क उठी, मानो यह कोई डेट हो। मैंने तुरंत उस विचार को दबा दिया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैथ्यू बाहर खड़ा था और परियों की कहानी के राजकुमार की तरह दिख रहा था, लंबा और सीधा। अपनी सामान्य आदतों से हटकर उसने बिना किसी रंग रूप के काला कपड़ा पहना था, जिससे वो और भी आकर्षक लग रहा था और ज्यादा एक पिशाच जैसा। जब तक मैं उसकी जांच कर रहा था, वह धैर्यपूर्वक सीढ़ियों पर इंतजार कर रहा था। मेरे शिष्टाचार कहाँ हैं? कृपया अंदर आ जाओ, मैथ्यू। क्या यह मेरे घर में प्रवेश करने का औपचारिक निमंत्रण होगा? मैंने इसे टीवी पर देखा था या किसी किताब में पढ़ा था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तुम जो कुछ भी पिशाचों के बारे में जानती हो, उसे भूल जाओ, डायना। ये सामान्य शिष्टाचार है। मैं एक रहस्यमयी आदमी द्वारा रोका नहीं जा रहा हूँ जो मेरे और एक सुंदर युवती के बीच खड़ा है। मैथ्यू को दरवाजे की चौखट से बाहर निकलने के लिए थोड़ा झुकना पड़ा। उसने शराब की एक बोतल पकड़ी और कुछ सफ़ेद गुलाब उठाए। तुम्हारे लिए, उसने कहा, मुझे एक स्वीकृति भरी नज़र से देखते हुए और मुझे फूल थमाते हुए। क्या ऐसी कोई जगह है जहां मैं इसे मिठाई तक रख सकूं? उसने बोतल की तरफ देखा। धन्यवाद, मुझे गुलाब बहुत पसंद हैं। खिड़की के सिले के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुझाव दिया, रसोई में फूलदान की तलाश में जाने से पहले। वरिष्ठ कॉमन रूम के वाइन स्टीवर्ड के अनुसार मेरा दूसरा फूलदान एक डिकेंटर निकला था, जो कुछ घंटे पहले मेरे कमरे में आया था और मुझे ये दिखाया था जब मैंने संदेह व्यक्त किया था कि मेरे पास ऐसा कोई सामान है। बहुत बढ़िया, मैथ्यू ने उत्तर दिया। जब मैं फूल लेकर वापस आई तो वह कमरे में इधर उधर घूमते हुए नक्काशी को देख रहा था। आप जानते हैं, ये वास्तव में इतने बुरे नहीं हैं, उन्होंने कहा जब मैंने फूलदान को नेपोलियन युग के एक जख्मी दराज पर रखा। मुझे डर है कि इनमें अधिकतर शिकार के दृश्य होंगे। मैथ्यू ने कहा, ये बात मेरे ध्यान से नहीं छूटी थी, उसका मुंह खुशी से मुड़ा हुआ था। मैं शर्म से लाल हो गया। क्या तुम्हें भूख लगी है? थॉड पूरी तरह से भूल गया कि रात के खाने से पहले तुम्हें क्या क्या नाश्ता और पे देना था। मैं खा सकता हूँ, पिशाच ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरक्षित रूप से रसोई में वापस आकर मैंने रेफ्रिजरेटर से 2 प्लेटें निकालीं। पहला कोर्स स्मोक्ड सैल्मन था जिसके ऊपर ताज़ा दिल छिड़का हुआ था और एक तरफ कलात्मक ढंग से सजाए गए केपर्स और गेरकिन्स का एक छोटा सा ढेर था, जहां उन्हें गैमिश के रूप में समझा जा सकता था यदि पिशाच हरी सब्जियां नहीं खाते थे।
जब मैं खाना लेकर लौटा तो मैथ्यू रसोई से सबसे दूर कुर्सी पर इंतजार कर रहा था। शराब एक ऊंचे किनारे वाले सिल्वर कोस्टर में इंतजार कर रही थी जिसका इस्तेमाल मैं बदले में पैसे रखने के लिए कर रहा था, लेकिन सीनियर कॉमन रूम के स्टाफ के उसी मददगार सदस्य ने बताया कि वास्तव में इसका उद्देश्य शराब रखना था। मैथ्यू बैठ गया जबकि लेक्स ने जर्मन रीसी रिस्लिंग की बोतल से कॉक निकाला। मैंने एक भी बूंद गिराए बिना 2 गिलास डाले और शामिल हो गया। मेरा डिनर मेहमान अपनी लंबी तीखी नाक के सामने रिस्लिंग को पकड़े हुए एकाग्रता में खोया हुआ था। मैं उसके काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि कुत्तों के विपरीत पिशाचों की नाक में कितने सेरेसोरी रिसेप्टर्स होते हैं। मैं वास्तव में पिशाचों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बहुत बढ़िया, अंततः उन्होंने अपनी आंखें खोलते हुए और मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा। मैं शराब के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने जल्दी से अपना नैपकिन अपनी गोद में रखते हुए कहा। शराब की दुकान वाले ने सब कुछ चुन लिया, इसलिए अगर यह अच्छा नहीं है तो यह मेरी गलती नहीं है। बहुत बढ़िया, उन्होंने फिर कहा, और सैल्मन अद्भुत लग रहा है। मैथ्यू ने अपना चाकू और कांटा उठाया और मछली का एक टुकड़ा भाले से काट लिया। मैं उसे अपनी पलकों के नीचे से देख रहा था कि क्या वह वास्तव में इसे खा सकता है। मैंने अपने कांटे के पीछे थोड़ा सा अचार, एक केपर और कुछ सामान रखा। शराब का घूंट लेने के बाद उन्होंने टिप्पणी की, आप एक अमेरिकी की तरह नहीं खाते हैं। नहीं, मैंने अपने बाएं हाथ में कांटा और दाहिने हाथ में चाकू देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैंने इंग्लैंड में बहुत ज्यादा समय बिताया है। क्या तुम सच में इसे खा सकते हो? मैंने अचानक कहा, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह हंसा, हाँ, मुझे स्मोक्ड सैल्मन पसंद है, लेकिन आप सब कुछ नहीं खाते, लिन ने जोर देकर कहा और मेरा ध्यान वापस मेरी प्लेट की ओर खींचा। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन मैं अधिकांश भोजन के कुछ निवाले खा सकता हूँ। हालांकि जब तक ये कच्चा न हो, मुझे इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता। यह अजीब है, ये देखते हुए कि पिशाचों की इंद्रियां इतनी उत्तम होती हैं। मुझे लगता है कि सभी खाद्य पदार्थ बहुत स्वादिष्ट होंगे। मेरे सैल्मन का स्वाद ताजे, ठंडे पानी जैसा साफ था। उसने अपना वाइन ग्लास उठाया और पीले, सुनहरे तरल पदार्थ को देखा। वाइन का स्वाद लाजवाब है। खाना जब पूरी तरह से पका दिया जाता है तो पिशाच को उसका स्वाद गलत लगता है। मैंने बहुत ही राहत के साथ मेनू की समीक्षा की। अगर खाना अच्छा नहीं लगता तो तुम मुझे बाहर खाने के लिए क्यों बुलाते हो? लड़की ने पूछा। मैथ्यू की नज़रें मेरे गालों, मेरी आंखों पर घूम रही थीं और मेरे मुंह पर टिकी हुई थीं। जब तुम खाना खा रहे होते हो तो तुम्हारे आसपास रहना आसान होता है। पके हुए खाने की गंध से मुझे उल्टी आती है। मैं अभी भी उलझन में था, उसकी ओर देखकर पलकें झपकाए। जब तक मुझे मतली आ रही है, मुझे भूख नहीं लगेगी, मैथ्यू ने नाराज होकर कहा। ओह, टुकड़े आपस में चिपक गए। मुझे पहले से ही पता था कि उसे मेरी खुशबू पसंद है। जाहिर है कि इससे उसे भूख लगी होगी। ओह, मैं शर्मा गया। मुझे लगा था कि आप पिशाचों के बारे में ये सब जानते हैं, उसने और अधिक विनम्रता से कहा, और इसीलिए आपने मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया। मैंने अपना सिर हिलाया और सैल्मन का एक और बंडल साथ में रख लिया। मैं शायद पिशाचों के बारे में ज्यादातर इंसानों से कम जानता हूँ, और मेरी छोटी सी चाची सारा ने मुझे जो सिखाया है, उसके पूर्वाग्रहों को देखते हुए उसे बहुत संदिग्ध माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, वह आपके आहार के बारे में काफी स्पष्ट थी। उसने कहा कि पिशाच केवल रक्त का सेवन करेंगे, क्योंकि जीवित रहने के लिए आपको सिर्फ रक्त की जरूरत होती है। लेकिन ये सच नहीं है न? मैथ्यू की आंखें सिकुड़ गईं और उसका स्वर अचानक ठंडा हो गया। नहीं, तुम्हें जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत है, क्या तुम सिर्फ यही पीते हो? क्या मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए? मेरे सवालों से वह नाराज हो रहा था। घबराहट में मैंने अपने पैरों को कुर्सी के आधार पर लपेट लिया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी जूते नहीं पहने हैं। मैं नंगे पैर मनोरंजन कर रहा था। मुझे लगता है कि आप उत्सुक होने से बच नहीं सकते। मैथ्यू ने मेरे सवाल पर काफी देर तक विचार करने के बाद जवाब दिया।
मैं शराब पीता हूँ और खाना खा सकता हूँ, अधिमानतः बिना पका हुआ खाना या ठंडा खाना, ताकि उसमें से बदबू ना आए। लेकिन भोजन और शराब तुम्हें पोषण नहीं देते, मैंने अनुमान लगाया। तुम खून पीते हो, हर तरह का खून। वह झेप गया। और जब तक मैं तुम्हें अपने घर में आमंत्रित नहीं करता, तुम्हें बाहर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पिशाचों के बारे में मेरे पास और क्या गलत है? मैथ्यू के चेहरे पर धैर्य की अभिव्यक्ति थी। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और अपने साथ वाइन का गिलास ले आया। मैं थोड़ा सा खड़ा हुआ और मेज के पार जाकर उसे और वाइन पिलाने लगा। अगर मैं उससे सवाल पूछने ही वाला था, तो कम से कम मैं उसे वाइन भी पिला सकता था। मोमबत्तियों पर झुकते हुए मैंने लगभग अपनी शर्ट में आग लगा दी। मैथ्यू ने वाइन की बोतल पकड़ ली। मैं ऐसा क्यों नहीं करता? उसने सुझाव दिया। उसने अपने लिए कुछ और गिलास भरा और जवाब देने से पहले मेरे गिलास को भी भर दिया। पिशाचों के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, वह मनुष्यों द्वारा ही बनाया गया था। इन किंवदंतियों ने मनुष्यों के लिए हमारे आसपास रहना संभव बना दिया। जीव उन्हें डराते हैं, और मैं केवल पिशाचों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। काली टोपी, चमगादड़, झाड़ू, जादू टोना विद्या की अपवित्र त्रिमूर्ति थी, जो हर साल हैलोवीन पर शानदार, हास्यास्पद जीवन में फूट पड़ती है। बिल्कुल, मैथ्यू ने सिर हिलाया। इनमें से हर कहानी में कहीं ना कहीं सच्चाई का एक टुकड़ा होता है, कुछ ऐसा जो मनुष्यों को डराता है और उन्हें ये नकारने में मदद करता है कि हम असली हैं। मनुष्यों की सबसे मजबूत विशिष्ट विशेषता उनकी इनकार करने की शक्ति है। मेरे पास ताकत और लंबी उम्र है, आपके पास अलौकिक क्षमताएं हैं, डेमन्स में विस्मयकारी रचनात्मकता है। मनुष्य खुद को यह विश्वास दिला सकते हैं कि ऊपर नीचे है और काला सफ़ेद है। यह उनका विशेष उपहार है। इस कहानी में क्या सच है कि पिशाचों को बिना आमंत्रण के अंदर जाने की अनुमति नहीं है? उसे उसके खान पान के बारे में बताने के बाद प्रवेश प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया गया। मनुष्य हर समय हमारे साथ रहते हैं। वे हमारे अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार करते हैं क्योंकि हम उनकी सीमित दुनिया में कोई मायने नहीं रखते। एक बार जब वे हमें अपने अंदर आने देते हैं और हमें देखते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, तो हम उनके साथ रहने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने किसी को अपने घर में आमंत्रित किया है। उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है। वे अब हमें अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये सूरज की रोशनी की कहानियों की तरह है। मैंने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि आप सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते, लेकिन जब आप होते हैं, तो इंसानों के लिए आपको अनदेखा करना मुश्किल होता है। ये स्वीकार करने के बजाय कि आप उनके बीच चल रहे हैं, इंसान खुद से कहते हैं कि आप रोशनी में नहीं रह सकते। मैथ्यू ने फिर सिर हिलाया। वे हमें अनदेखा करने में कामयाब हो जाते हैं। बेशक, हम अंधेरा होने तक घर के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन हम इंसानों के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। शाम ढलने के बाद, और यह बात आपके लिए भी लागू होती है। जब आप किसी कमरे में या सड़क पर चलते हैं तो आपको ये नज़ारा देखना चाहिए। मैंने अपने साधारण रूप के बारे में सोचा और संदेह भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। मैथ्यू हंस पड़ा। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन ये सच है। जब मनुष्य दिन के उजाले में किसी प्राणी को देखते हैं, तो उन्हें बेचैनी होती है। हम उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लंबे, बहुत मजबूत, बहुत आत्मविश्वासी, बहुत रचनात्मक, बहुत शक्तिशाली, बहुत अलग। वे पूरे दिन हमारे चौकोर खूंटों को अपने गोल छेदों में डालने की बहुत कोशिश करते हैं। रात में हमें सिर्फ अजीब समझकर खारिज करना थोड़ा आसान होता है। स्यूड ने उठकर मछली की प्लेटें हटा दी। ये देखकर खुश हुआ कि मैथ्यू ने गैमिश के अलावा सब कुछ खा लिया था। उसने अपने गिलास में थोड़ी शराब डाली, जबकि मैंने रेफ्रिजरेटर से 2 और प्लेटें निकालीं। प्रत्येक में जर्मन पतले कच्चे के बड़े करीने से व्यवस्थित स्लाइस थे, जिस पर कसाई ने जोर दिया कि आप उनके माध्यम से ऑक्सफोर्ड मेल पढ़ सकते हैं। पिशाचों को हरी सब्जियां पसंद नहीं थीं। हम जड़ वाली सब्जियों और पनीर के बारे में देखेंगे। प्रत्येक प्लेट के केंद्र में थैप्ड बीट्स और लोब पर शेव्ड परमेसन। लाल वाइन से भरा एक चौड़े तले वाला डिकेंटर मेज के बीच में रखा गया, जहां उसने तुरंत मैथ्यू का ध्यान आकर्षित किया। क्या मैं? उसने पूछा।
निस्संदेह मेरे कॉलेज को जलाने के बारे में चिंतित था। उसने सादे कांच के कंटेनर को उठाया, हमारे गिलासों में थोड़ी शराब डाली, फिर उसे अपनी नाक के पास रखा। कोट रोली, उन्होंने संतोष के साथ कहा। मेरे पसंदीदा में से एक। मैंने सादे कांच के कंटेनर पर नजर डाली। क्या आप इसे सूंघकर ही बता सकते हैं? वह हंसा। कुछ पिशाच कहानियां सच होती हैं। मेरी सूंघने की शक्ति असाधारण है और देखने और सुनने की शक्ति भी बहुत अच्छी है। लेकिन एक इंसान भी ऐसा कर सकता है। बताओ कि यह कोटे रपटी था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या ये 2003 है? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, ये गेम शो देखने से बेहतर था। लेबल पर एक छोटा सा मुकुट था। क्या आपकी नाक आपको बताती है कि इसे किसने बनाया है? हाँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उन खेतों में घूम चुका हूँ जहाँ अंगूर उगाए गए थे। उसने शर्मिंदगी से कबूल किया, जैसे कि वह कोई चाल चलते हुए पकड़ आ गया हो। क्या तुम्हें इसमें खेतों की खुशबू आ रही है? मैंने अपनी नाक शीशे में घुसा दी। राहत मिली कि घोड़े की खाद की गंध अब वहाँ नहीं थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं वह सब कुछ याद रख सकता हूँ जो मैंने कभी सूंघा है। शायद यह मेरा घमंड है, उन्होंने दुखी होकर कहा, लेकिन सुगंध शक्तिशाली यादें वापस लाती हैं। मुझे वह समय याद है जब मैंने पहली बार चॉकलेट की गंध ली थी, मानो वह कल की ही बात हो। सचमुच। मैं अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुका। ये 1615 था। युद्ध अभी तक शुरू नहीं हुआ था और फ्रांसीसी राजा ने एक स्पेनिश राजकुमारी को अपना पति बना लिया था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, खासकर राजा को नहीं। जब मैं मुस्कुराया तो वह भी मुस्कुराया, हालांकि उसकी आंखें किसी दूर की छवि पर टिकी थीं। वह पेरिस में चॉकलेट लेकर आई थी। ये भी शानदार था। हमने कोको को सीधे पानी में मिलाकर पिया और इसमें चीनी नहीं थी। पाप जितना कड़वा। और मैं हंसा। ये तो बहुत बुरा लगता है। शुक्र है कि किसी को ये समझ में आ गया कि चॉकलेट मीठी होनी चाहिए। मुझे डर है कि वह एक मानव था। पिशाचों को यह मोटा और मोटा पसंद था। हमने अपने कांटे उठाए और हिरन का मांस खाने लगे। और स्कॉटिश खाना। मैंने चाकू से मांस की ओर इशारा करते हुए कहा। मैथ्यू ने एक टुकड़ा चबाया। लाल हिरन। इसका स्वाद एक युवा हाईलैंड्स हिरन की तरह है। मैंने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, जैसा कि मैंने कहा, कुछ कहानियां सच हैं। क्या आप उड़ सकते हैं? मैंने पूछा, क्योंकि मुझे पहले से ही इसका उत्तर मालूम था। उसने नाक भान सिकोड़ी। बिल्कुल नहीं, हम ये काम चुड़ैलों पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हम मजबूत और तेज हैं। पिशाच दौड़ सकते हैं और कूद सकते हैं, जिससे मनुष्य सोचते हैं कि हम उड़ सकते हैं। हम कुशल भी हैं। कुशल। मैंने अपना कांटा नीचे रख दिया। ये सुनिश्चित नहीं था कि कच्चा हिरन का मांस मेरी पसंद का है या नहीं। हमारा शरीर बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। जब हमें आवश्यकता होती है तो हम बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर देते हैं। आप ज्यादा सांस नहीं लेते, मैंने कहा, योग के बारे में सोचते हुए और वाइन का घूंट लेते हुए। नहीं, मैथ्यू ने कहा, हमारा दिल बहुत बार नहीं धड़कता। हमें बहुत बार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें ठंड लगती है, जिससे शरीर की ज्यादातर प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और यही कारण है कि हम इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ताबूत की कहानी। आप ज्यादा नहीं सोते, लेकिन जब सोते हैं तो मुर्दों की तरह सोते हैं। वह मुस्कुराया। मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें इसकी समझ आ रही है। मैथ्यू की प्लेट में चुकंदर के अलावा बाकी सब कुछ खाली था और मेरी प्लेट में हिरन के मांस के अलावा सब कुछ खाली था। मैंने दूसरा कोर्स हटा दिया और उसे और शराब डालने के लिए आमंत्रित किया। मुख्य व्यंजन भोजन का एकमात्र हिस्सा था जिसे गर्म करने की आवश्यकता थी, और वह भी बहुत ज्यादा नहीं। मैंने पहले ही पिसे हुए चेस्टनट से एक विचित्र बिस्किट जैसी चीज बना ली थी। मेरे लिए बस इतना ही करना बाकी था कि कुछ खरगोश को भूनूं। सामग्री की सूची में रोज़मेरी, लहसुन और अजवाइन शामिल थे। मैंने लहसुन छोड़ने का फैसला किया। उसकी गंध की भावना के साथ लहसुन बाकी सब पर हावी हो गया होगा। उस पिशाच किंवदंती में सच्चाई का एक टुकड़ा था। अजवाइन को भी खारिज कर दिया गया।
पिशाचों को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। मसालों से कोई समस्या नहीं हुई, इसलिए मैंने रोज़मेरी और पिसी हुई काली मिर्च को खरगोश पर रख दिया, जबकि वह पैन में भून रहा था। मैथ्यू के खरगोश को थोड़ा अधपका छोड़कर मैंने अपने खरगोश को ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा पकाया, इस उम्मीद में कि इससे मेरे मुंह से कच्चे हिरन के मांस का स्वाद निकल जाएगा। सब कुछ एक कलात्मक ढेर में इकट्ठा करने के बाद मैंने इसे टेबल पर रख दिया। ये पका हुआ है, मुझे डर है लेकिन मुश्किल से। तुम्हें नहीं लगता कि यह किसी तरह की परीक्षा है न? मैथ्यू के चेहरे पर उदासी छा गई। नहीं, नहीं, मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे पिशाचों का मनोरंजन करने की आदत नहीं है। मुझे ये सुनकर राहत मिली है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने खरगोश को एक सर्फ दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जब वह अपनी प्लेट पर झुका हुआ था, खरगोश की गर्मी ने दालचीनी और लौंग की उसकी विशिष्ट गंध को और बढ़ा दिया। मैथ्यू ने चेस्टनट बिस्किट का एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही यह उसके मुंह में गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चेस्टनट? कुछ नहीं, बस अखरोट, जैतून का तेल और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और नमक और पानी, रोज़मेरी और काली मिर्च। उन्होंने बिस्किट का एक और निवाला खाते हुए शांतिपूर्वक टिप्पणी की। आपके आहार प्रतिबंधों को देखते हुए यह अच्छी बात है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप अपने मुंह में क्या खींच रहे हैं, मैंने मजाक में कहा। जब हमारा अधिकांश भोजन समाप्त हो गया तो मैंने आराम करना शुरू कर दिया। हम ऑक्सफोर्ड के बारे में बातें कर रहे थे, जबकि मैं प्लेटें साफ कर रहा था और मेज पर पनीर, बेरीज और भुने हुए चेस्टनट ला रहा था। खुद ही खा लो, मैंने उसके सामने एक खाली प्लेट रखते हुए कहा। मैथ्यू ने छोटी स्ट्रॉबेरी की खुशबू का आनंद लिया और खुशी से आहें भरते हुए उसे उठाया। एक शाहबलू तो पर, ये वाकई गर्म होने पर ज्यादा अच्छे लगते हैं, उसने कहा। उसने अपनी उंगलियों में आसानी से सख्त अखरोट को तोड़ा और मांस को खोल से बाहर निकाला। कटोरे के किनारे से लटकता हुआ नटक्रकर स्पष्ट रूप से टेबल पर एक पिशाच के साथ वैकल्पिक उपकरण था। मुझसे कैसी गंध आ रही है? मैंने अपने वाइन ग्लास की डंडी से खेलते हुए पूछा। कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा कि वह जवाब नहीं देगा। सन्नाटा छा गया और फिर उसने अपनी उदास निगाहें मुझ पर घुमाईं। उसकी पलकें झुक गईं और उसने गहरी सांस ली। तुम्हारे पास विलो के रस की गंध है और कैमोमाइल जो पैरों के नीचे कुचला गया है। उसने फिर से सूंघा और एक छोटी, उदास मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हनीस्कल और गिरे हुए ओक के पत्ते भी हैं, उसने धीरे से कहा, सांस छोड़ते हुए। साथ ही विच हेज़ल खिल रहा था और वसंत का पहला नार्सिसस और पुरानी चीजें होरहाउंड, लोबान, लेडीज मेंटल, ऐसी खुशबू जो मुझे लगा कि मैं भूल गया हूँ। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और मैंने उनकी धूसर गहराइयों में देखा, सांस लेने और उसके शब्दों के जादू को तोड़ने से डर रहा था। मेरे बारे में क्या? उसने पूछा। उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी थीं। दालचीनी, मेरी आवाज में झिझक थी। और लौंग, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें कैमेशन की गंध आती है, फूलों की दुकानों में मिलने वाली नहीं बल्कि पुराने जमाने की, जो अंग्रेजी कॉटेज गार्डन में उगती हैं। लौंग पिंक, मैथ्यू ने कहा, उसकी आंखें मनोरंजन में कोनों की ओर सिकुड़ गईं। एक चुड़ैल के लिए बुरा नहीं है। मैंने एक अखरोट उठाया और उसे अपनी हथेलियों में लेकर एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमाया, जिससे उसकी गर्माहट मेरी अचानक ठंडी हो गई भुजाओं तक पहुंच गई। मैथ्यू फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया, अपनी आंखों की छोटी छोटी झपकियों से मेरे चेहरे को निहारता रहा। आज रात के खाने में क्या परोसना है, ये तुमने कैसे तय किया? उसने खाने से बचे हुए जामुन और मेवों की ओर इशारा किया। खैर, यह कोई जादू नहीं था। प्राणिविज्ञान विभाग ने बहुत मदद की, मैंने समझाया। वह चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। तुमने जूलॉजी विभाग से पूछा कि मेरे लिए रात के खाने में क्या बनाया जाए? बिल्कुल नहीं, मैंने बचाव करते हुए कहा। नेट पर कच्चे खाद्य पदार्थों की रेसिपी थी, लेकिन मांस खरीदने के बाद मैं फंस गया। उन्होंने मुझे बताया कि ग्रे भेड़िए क्या हैं। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी मुस्कुरा रहा था और मेरी नकल खत्म हो गई। धन्यवाद, उसने सरलता से कहा। बहुत समय हो गया है जब किसी ने खाना बनाया हो। आपका स्वागत है।
शराब सबसे खराब चीज थी। मैथ्यू की आंखें चमक उठीं। शराब की बात करते हुए उसने खड़े होकर अपना रुमाल मोड़ते हुए कहा, मैं हमारे लिए खाने के बाद पीने के लिए कुछ लाया हूँ। उसने मुझे रसोई से 2 नए गिलास लाने को कहा। जब मैं लौटा तो एक पुरानी, थोड़ी टेढ़ी मेरी बोतल मेज पर रखी थी। उस पर एक फीका क्रीम रंग का लेबल था जिस पर साधारण अक्षर और एक मुकुट था। मैथ्यू कॉकस्क्रू को सावधानी से एक कॉक में लगा रहा था जो समय के साथ टूटकर काला हो गया था। जब उसने बोतल खींची तो उसके नथुने फैल गए। उसका चेहरा एक स्वादिष्ट कैनरी के सुरक्षित कब्जे में एक बिल्ली की तरह लग रहा था। बोतल से जो शराब निकली वह चाशनी जैसी थी। उसका सुनहरा रंग मोमबत्तियों की रोशनी में चमक रहा था। इसे सूंघो, उन्होंने मुझे एक गिलास देते हुए आदेश दिया, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। मैंने सूंघकर चौंकते हुए कहा, इसमें कार्मेल और बेरी जैसी गंध है। मैंने कहा, मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी पीली चीज में लाल रंग की गंध कैसे आ सकती है। मैथ्यू मुझे ध्यान से देख रहा था, मेरी प्रतिक्रियाओं में दिलचस्पी ले रहा था। एक घूंट लो, उसने सुझाव दिया। शराब का मीठा स्वाद मेरे मुंह में फूट पड़ा। रसोई की महिलाओं से खुबानी और वैनिला कस्टर्ड मेरी जीभ पर लुढ़क गए, और मेरे मुंह में उन्हें निगलने के बाद भी लंबे समय तक झुनझुनी होती रही। ये पीने के जादू जैसा था। यह क्या है? शराब का स्वाद फीका पड़ने के बाद मैंने अंततः पूछा। ये बहुत समय पहले तोड़े गए अंगूरों से बनाया गया था। उस समय गर्मियां बहुत तेज और धूप वाली थीं और किसानों को चिंता थी कि बारिश आएगी और फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मौसम ठीक रहा और मौसम बदलने से ठीक पहले उन्होंने अंगूर उगा लिए। आप धूप का स्वाद ले सकते हैं, मैंने कहा और एक और खूबसूरत मुस्कान अर्जित की। फसल की कटाई के दौरान अंगूर के बागों के ऊपर एक धूमकेतु चमक रहा था। यह महीनों से खगोलविदों की दूरबीनों के माध्यम से दिखाई दे रहा था, लेकिन अक्टूबर में यह इतना चमकीला था कि आप इसकी रोशनी से लगभग पढ़ सकते थे। श्रमिकों ने इसे अंगूरों के आशीर्वाद के संकेत के रूप में देखा। क्या यह 1986 में था? क्या ये हेली का कोना था? मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह 1811 था। मैं अपने गिलास में लगभग 200 साल पुरानी शराब को देखकर आश्चर्यचकित था, डर रहा था कि यह मेरी आंखों के सामने वाष्पित हो जाएगी। हेली का धूमकेतु 1759 और 1835 में आया था। उसने नाम हॉली उच्चारित किया। ये तुम्हें कहाँ से मिली? रेलवे स्टेशन के पास वाली शराब की दुकान में ऐसी शराब नहीं मिलती। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जैसे ही एंटोनी मैरी ने मुझे बताया कि यह असाधारण होने वाला है, मैंने इसे उनसे खरीद लिया। बोतल पलटते हुए मैंने लेबल देखा, शैटो यक्वेम। मैंने भी इसके बारे में सुना था, और तब से ही आपके पास यह है, मैंने कहा। उसने 1615 में पेरिस में चॉकलेट पी थी और 1536 में हेनरी 7 से बिल्डिंग परमिट प्राप्त किया था। बेशक वह 1811 में शराब खरीद रहा था, और उसके गले में एक पुराना दिखने वाला एम्पुला था, जिसकी रस्सी उसके गले में दिखाई दे रही थी। मैथ्यू, मैंने धीरे से कहा, उसके गुस्से के किसी भी शुरुआती चेतावनी संकेत पर नजर रखते हुए। तुम्हारी उम्र क्या है? उसका मुंह सख्त हो गया, लेकिन उसने अपनी आवाज हल्की रखी। मैं जितना दिखता हूँ, उससे ज्यादा बूढ़ा हूँ। मैं ये जानता हूँ, मैंने कहा, अपनी अधीरता पर काबू न रख सका। मेरी उम्र क्यों महत्वपूर्ण है? मैं एक इतिहासकार हूँ। अगर कोई मुझे बताता है कि उसे याद है कि फ्रांस में चॉकलेट कब आई थी या 1811 में एक धूमकेतु ऊपर से गुजरा था, तो उसके लिए ये जानना मुश्किल नहीं है कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ होगा। आप 1536 में जीवित थे। मैं आपके द्वारा बनाए गए घर में गया हूँ। क्या आप मैकियावेली को जानते हैं? क्या आपने ब्लैक डेथ को देखा है? क्या आपने पेरिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी जब एबेलार्ड वहां पर थे? वह चुप रहा। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होने लगे। तुम्हारे तीर्थयात्री बैज से मुझे पता चलता है कि तुम कभी पवित्र भूमि पर थे। क्या तुम धर्मयुद्ध पर गए थे? क्या तुमने 1066 में नॉर्मेंडी के ऊपर से गुजरते हुए हेली के धूमकेतु को देखा है? अभी भी कुछ नहीं। शालेमेन का राज्याभिषेक देखना है। कार्थेज के पतन से बचना है। अट्टिला को रोम पहुंचने से रोकना है।
मैथ्यू ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई। कार्थेज का कौन सा पतन? आप मुझे बताएं। लानत है तुम पर, हॉमिश ऑसबॉर्न, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसका हाथ मेज़पोश पर टिका हुआ था। 2 दिनों में दूसरी बार मैथ्यू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने मोमबत्ती में देखा, अपनी उंगली को धीरे धीरे लौ में घुमाया। उसका शरीर गुस्से से लाल फफोलों में बदल गया, फिर एक पल बाद ही सफ़ेद, ठंडी पूर्णता में बदल गया। उसके चेहरे पर दर्द की एक झलक भी नहीं दिखी। मुझे लगता है कि मेरा शरीर लगभग 37 साल पुराना है। मैं उस समय पैदा हुआ था जब क्लोविस ने ईसाई धर्म अपनाया था। मेरे माता पिता को ये याद है, अन्यथा मुझे कोई जानकारी नहीं होती। हम उस समय जन्मदिनों का हिसाब नहीं रखते थे। मेरे लिए 500 की तारीख चुनना बेहतर है और फिर काम खत्म। उसने मेरी तरफ देखा कुछ देर के लिए और अपना ध्यान मोमबत्तियों पर केंद्रित कर लिया। मैं 537 में एक पिशाच के रूप में पुनर्जन्म लिया था और एटिला को छोड़कर जो मेरे समय से पहले था। आपने उस सहस्राब्दी के अधिकांश उतार चढ़ावों को छुआ है, जो तब से लेकर उस वर्ष तक था जब मैंने वुडस्टॉक में अपने घर में कीस्टोन रखा था। चूंकि आप एक इतिहासकार हैं, इसलिए मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि मैकियावेली उतना प्रभावशाली नहीं था जितना आप सभी सोचते हैं। वह सिर्फ एक फ्लोरेंटाइन राजनीतिज्ञ था और वह बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं था। उसकी आवाज़ में थकान का भाव आ गया था। मैथ्यू क्लेरमोंट की आयु 1500 वर्ष से अधिक थी। मुझे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखूं और मैं इस बात से हैरान था कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि इस पिशाच ने जिन ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, उन्हें जानने से मुझे उसे बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलेगी। बेन जॉनसन की एक पंक्ति मेरे दिमाग में तैर गई। ऐसा लग रहा था कि यह मैथ्यू को इस तरह से समझा रहा था जैसा कि शालेमेन के राज्याभिषेक से नहीं समझा जा सकता था। वो किसी एक उम्र का नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए था। मैंने बड़बड़ाया, इन वार्तालापों में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, 17वीं शताब्दी के साहित्य में आगे बढ़ते हुए मिल्टन की एक पंक्ति का हवाला दिया। हम एक दूसरे को तब तक देखते रहे जब तक हम इसे बर्दाश्त कर सकते थे। हमारे बीच एक और नाजुक जादू काम कर रहा था। मैंने इसे तोड़ दिया। 1859 की शरद ऋतु में आप क्या कर रहे थे? उसका चेहरा काला पड़ गया। पीटर नॉक्स तुम्हें क्या बता रहा था? तुम्हारी यह संभावना नहीं थी कि तुम अपने रहस्यों को किसी चुड़ैल के साथ साझा करोगे। मेरी आवाज़ में मुझे जितना महसूस हुआ, उससे कहीं अधिक शांति थी। क्या उसने ऐसा किया? मैथ्यू ने धीरे से कहा। वह जितना गुस्से में था, उससे कम गुस्से में लग रहा था। मैं उसके जबड़े और कंधों के सेट में इसे देख सकता था। सितंबर 1859 में एशमोलियन संग्रहालय में पांडुलिपियों को देख रहा था। क्यों, मैथ्यू? कृपया मुझे बताओ। मैंने चुपचाप अपनी उंगलियां अपनी गोद में क्रॉस करते हुए आग्रह किया। मैंने उसे अपने रहस्य का पहला हिस्सा बताने के लिए उकसाया था, लेकिन मैं चाहता था कि वह मुझे बाकी सब बता दे। कोई खेल नहीं, कोई पहेली नहीं, बस मुझे बताओ। मैंने हाल ही में एक पुस्तक पांडुलिपि पढ़ना समाप्त किया था जो जल्द ही प्रेस में जा रही थी। मैं एक कैम्ब्रिज प्रकृतिवादी मैथ्यू द्वारा लिखा गया था। ग्लास। जैसे ही तारीख का महत्व समझ में आया, मेरा हाथ मुंह पर चला गया। उत्पत्ति। न्यूटन के भौतिकी के महान कार्य प्रिंसिपिया की तरह यह एक ऐसी किताब थी जिसके लिए पूरे उद्धरण की आवश्यकता नहीं थी। हाई स्कूल बायोलॉजी पास करने वाला कोई भी व्यक्ति डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को जानता था। पिछली गर्मियों में डार्विन के लेख में प्राकृतिक चयन के उनके सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पुस्तक काफ़ी अलग थी। जिस तरह से उन्होंने प्रकृति में आसानी से देखे जा सकने वाले परिवर्तनों को स्थापित किया और आपको इतनी क्रांतिकारी चीज़ को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, वह अद्भुत था। लेकिन कीमिया का विकास से कोई लेना देना नहीं है। बोतल को पकड़कर मैंने अपने लिए और कीमती शराब डाली। इस बात की चिंता कम थी कि यह गायब हो जाएगी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि मैं बेकाबू हो जाऊंगा। लेमार्क का मानना था कि प्रत्येक प्रजाति अलग अलग पूर्वजों से उत्पन्न हुई है और स्वतंत्र रूप से उच्चतर रूपों की ओर आगे बढ़ी है।
यह उल्लेखनीय रूप से आपके किमियागरों के विश्वास के समान है कि दार्शनिक पत्थर आधार धातुओं के तांबे, चांदी और सोने जैसी अधिक उत्कृष्ट धातुओं में प्राकृतिक रूपांतरण का मायावी अंतिम उत्पाद था। मैथ्यू ने शराब के लिए हाथ बढ़ाया और मैंने उसे उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन डार्विन लैमार्क से असहमत थे, भले ही उन्होंने विकास के अपने प्रारंभिक विचार विमर्श में उसी शब्द रूपांतरण का प्रयोग किया था। ये सच है कि वे रैखिक रूपांतरण से असहमत थे, लेकिन डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को अभी भी जुड़े हुए रूपांतरणों की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। शायद मैथ्यू सही था और जादू वाकई हर चीज में था। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में था और यह डार्विन के विकास के सिद्धांत में भी हो सकता है। दुनिया भर में कीमिया से जुड़ी पांडुलिपियां हैं। मैं बड़ी तस्वीर को समझने के साथ साथ विवरणों तक ही सीमित रहने की कोशिश कर रहा था। एशमोल पांडुलिपियां क्यों? जब मैंने डार्विन को पढ़ा और देखा कि कैसे वह जीव विज्ञान के माध्यम से रूपांतरण के कीमिया सिद्धांत का पता लगाता है, मुझे एक रहस्यमय पुस्तक के बारे में कहानियां याद आईं, जिसमें हमारी 3 प्रजातियों डेमन, चुड़ैलों और पिशाचों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। मैंने हमेशा उन्हें शानदार कहकर खारिज कर दिया था। उसने शराब का घूंट लिया। अधिकांश ने सुझाव दिया कि कहानी कीमिया की एक किताब में मानवीय आंखों से छिपी हुई थी। ओरिजिन के प्रकाशन ने मुझे इसे खोजने के लिए प्रेरित किया, और अगर ऐसी कोई किताब मौजूद थी, एलियास एशमोल ने इसे खरीदा होगा। उनके पास विचित्र पांडुलिपियों को खोजने की एक अनोखी क्षमता थी। आप इसे 150 साल पहले ऑक्सफोर्ड में ढूंढ रहे थे। हाँ, मैथ्यू ने कहा, और आपको एशमोल 782 मिलने से 150 साल पहले मुझे बताया गया था कि यह खो गया है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने चिंता से मेरी तरफ देखा। चलते रहो, मैंने उसे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा। तब से मैं इसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दूसरी एशमोल पांडुलिपि वहाँ थी और कोई भी आशाजनक नहीं लग रही थी। मैंने जर्मनी में हर्ज़ोग ऑगस्ट बिब्लियोथेक, फ्रांस में बिब्लियोथेक नेशनले, फ्लोरेंस में मेडिसी लाइब्रेरी, वेटिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसे अन्य पुस्तकालयों में पांडुलिपियों को देखा है। पलकें झपकाईं, वेटिकन के गलियारों में भटक रहे एक पिशाच के बारे में सोचा। एकमात्र पांडुलिपि जो मैंने नहीं देखी है, वह है एशमोल 782। सरल निष्कासन प्रक्रिया के अनुसार, यदि यह पांडुलिपि अभी भी बची हुई है, तो इसमें हमारी कहानी अवश्य होगी। आपने मुझसे अधिक कीमिया संबंधी पांडुलिपियां देखी हैं। शायद, मैथ्यू ने स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन्हें उतना ही अच्छी तरह समझता हूं जितना आप समझते हैं। हालांकि, मैंने जितनी भी पांडुलिपियां देखी हैं, उनमें एक बात आम है, वही कि उनमें पूर्ण विश्वास है कि कीमियागर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलने में मदद कर सकता है, जिससे जीवन के नए रूप बनते हैं। ये तो विकासवाद जैसा लगता है, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा। हाँ, मैथ्यू ने धीरे से कहा, ऐसा ही है। हम सोफे पर चले गए और मैं एक के अंत में एक बेल में सिमटकर बैठ गई, जबकि मैथ्यू दूसरे के कोने में फैला हुआ था। उसके लंबे पैर उसके सामने फैले हुए थे। खुशी की बात है कि वह शराब लेकर आया था। एक बार जब हम बैठ गए, तो हमारे बीच और अधिक ईमानदारी का समय आ गया। मैं पिछले हफ्ते ब्लैकवेल में एक डेमोन, अगाथा विल्सन से मिला। इंटरनेट पर मशहूर डिज़ाइनर के अनुसार, अगाथा ने मुझे बताया कि डेमोन मानते हैं कि एशमोल 782 सभी उत्पत्ति की कहानी है, यहाँ तक कि मानव उत्पत्ति की भी। पीटर नॉक्स ने मुझे एक अलग कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि यह पहली ग्रिमोइर थी, सभी चुड़ैलों की शक्ति का स्रोत। नॉक्स का मानना है कि पांडुलिपि में अमरता का रहस्य छिपा है। मैंने मैथ्यू की ओर देखते हुए कहा, और पिशाचों को कैसे नष्ट किया जाए। मैंने कहानी के डेमोन और चुड़ैल संस्करण सुने हैं, अब मुझे आपकी कहानी चाहिए। पिशाचों का मानना है कि खोई हुई पांडुलिपि हमारी लंबी उम्र और हमारी ताकत की व्याख्या करती है, उन्होंने कहा। अतीत में, हमारा डर था कि अगर यह रहस्य चुड़ैलों के हाथों में पड़ गया तो हम खत्म हो जाएंगे। कुछ लोगों को डर था कि हमारे निर्माण में जादू शामिल था और चुड़ैलें जादू को उलटने और हमें नष्ट करने का कोई रास्ता खोज सकती हैं। ऐसा लगता है कि किंवदंती का वह हिस्सा सच हो सकता है।
उसने धीरे से सांस छोड़ी, चिंतित दिख रहा था। मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया कि आप इस बात पर इतने आश्वस्त क्यों हैं कि उत्पत्ति की यह पुस्तक, चाहे इसमें कुछ भी हो, एक कीमिया पुस्तक के अंदर छिपी हुई है। कीमिया की किताब में ये रहस्य साफ साफ छिपाए जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पीटर नॉक्स अपनी पहचान को एक जादूगर के रूप में छिपाता है, इस दिखावे के पीछे कि वह रहस्यवाद का विशेषज्ञ है। मुझे लगता है कि यह पिशाच ही थे जिन्होंने ये सीखा कि यह किताब रसायन विज्ञान के मामले में इतनी सटीक है कि यह संयोग नहीं हो सकता। मानव कीमियागरों ने जब दार्शनिक पत्थर के बारे में लिखा तो उन्होंने पिशाच होने का मतलब समझ लिया। पिशाच बनना हमें लगभग अमर बना देता है, ये हम में से अधिकांश को अमीर बना देता है, और यह हमें अकल्पनीय ज्ञान और सीखने का मौका देता है। ये दार्शनिक पत्थर है, ठीक है। इस पौराणिक पदार्थ और सामने बैठे प्राणी के बीच समानताएं चौंकाने वाली और डरावनी थीं। लेकिन ये कल्पना करना अभी भी कठिन है कि ऐसी कोई किताब वास्तव में मौजूद है। एक बात के लिए, सभी कहानियां एक दूसरे का खंडन करती हैं। और कौन इतना मूर्ख होगा कि इतनी सारी जानकारी एक ही जगह पर रख दे? पिशाचों और चुड़ैलों के बारे में किंवदंतियों की तरह पांडुलिपि के बारे में सभी कहानियों में कम से कम सच्चाई का एक टुकड़ा है। हमें बस ये पता लगाना है कि वह टुकड़ा क्या है और बाकी को अलग करना है। फिर हम समझना शुरू कर देंगे। मैथ्यू के चेहरे पर धोखे या टालमटोल का कोई निशान नहीं था। हम के इस्तेमाल से उत्साहित होकर मैंने तय किया कि उसने और जानकारी हासिल कर ली है। एशमोल 782 के बारे में आप सही कह रहे हैं। जिस किताब की आप तलाश कर रहे हैं, वह इसके अंदर है। आगे बढ़ो, मैथ्यू ने अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा। ये सतह पर एक कीमिया की किताब है। चित्रों में त्रुटियां हैं या जानबूझकर की गई गलतियां हैं, अभी भी तय नहीं कर सकता। मैंने एकाग्रता में अपने होंठ काटे और उसकी आंखें उस जगह पर टिकी थी जहां मेरे दांतों ने खून की एक छोटी सी बूंद सतह पर खींच ली थी। क्या मतलब है कि यह सतह पर एक कीमिया की किताब है? मैथ्यू ने अपना गिलास अपनी नाक के पास खींचा। यह एक पालिम्पसिस्ट है, लेकिन स्याही धुल नहीं पाई है। जादू पाठ को छिपा रहा है। मैं शब्दों को लगभग अनदेखा कर चुका था, वे इतने अच्छे से छिपे हुए हैं। लेकिन जब मैंने एक पृष्ठ पलटा तो प्रकाश बिल्कुल सही कोण पर था और मैं नीचे चलती हुई लेखन की रेखाएं देख सकता था। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? नहीं, मैंने अपना सिर हिलाया। एशमोल 782 में इस बारे में जानकारी है कि हम कौन हैं, हम कैसे बने और हम कैसे नष्ट हो सकते हैं। ये बहुत गहराई से है। बल्ड, अगर यह किताब दबी ही रहे तो कोई बात नहीं, मैथ्यू ने गंभीरता से कहा, कम से कम अभी तो। लेकिन वह समय जल्दी ही आ रहा है जब हमें उस किताब की जरूरत होगी। क्यों? यह इतना जरूरी क्यों है? मैं तुम्हें बताने के बजाय दिखाना पसंद करूंगा। क्या तुम कल मेरी प्रयोगशाला में आ सकते हो? अचंभित, चकित, हम दोपहर के भोजन के बाद वहां टहल सकते हैं, उन्होंने खड़े होकर और खिंचाव लेते हुए कहा। रहस्यों और उत्पत्ति के बारे में इस सारी बातचीत के बीच हमने शराब की बोतल खाली कर दी थी। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। मैथ्यू ने दरवाजे के हैंडल को पकड़कर घुमाया। दरवाज़ा खड़का और आसानी से खुल गया। उसने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हें अपने ताले में कोई परेशानी हुई है? नहीं, मैंने मशीन को अंदर बाहर धकेलते हुए कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपको उन्हें ये दिखाना चाहिए, उन्होंने कहा, अभी भी दरवाजे के हार्डवेयर को हिलाते हुए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक ये ठीक से बंद नहीं हो सकता है। जब मैंने दरवाजे से ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर एक भावना उभरी जिसका मैं नाम नहीं बता सकता। मुझे खेद है कि शाम इतनी गंभीर बात पर समाप्त हुई, उसने धीरे से कहा। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। मैंने पूछा, क्या डिनर वाकई ठीक था? हमने ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बात की थी, लेकिन मैं इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि उसका पेट कैसा चल रहा होगा। ये बिल्कुल ठीक से भी अधिक है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। उसके खूबसूरत, पुराने चेहरे को देखकर मेरा चेहरा नर्म पड़ गया। लोग सड़क पर उसके पास से गुजरते हुए कैसे चौंके बिना रह सकते थे।
इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मेरे पैर की उंगलियां। मैं पुराने गलीचे को पकड़ रहा था और मैं उसके गाल पर जल्दी से चूमने के लिए आगे बढ़ा। उसकी त्वचा नमकीन की तरह चिकनी और ठंडी लग रही थी, और मेरे होंठ उसके शरीर पर असामान्य रूप से गर्म महसूस हो रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपने आप से पूछा, अपने पैरों की उंगलियों से नीचे उतरते हुए और अपनी उलझन को छिपाने के लिए संदिग्ध दरवाजे के हैंडल को देखते हुए। ये कुछ ही सेकंड में समाप्त हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने बोडलियन की शेल्फ से नोट्स और प्रश्नों को निकालने के लिए जादू का उपयोग करने से जाना था, कुछ सेकंड ही आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त थे। मैथ्यू ने मेरा निरीक्षण किया। जब मैंने उन्माद या भागने की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिखाया, तो वह मेरी ओर झुका और मुझे धीरे से एक बार, दो बार फ्रांच तरीके से चूमा। उसका चेहरा मेरे चेहरे पर सरक गया, और उसने विलोसैप और हनीस्कल की मेरी खुशबू को महसूस किया। जब वह सीधा हुआ, तो मैथ्यू की आंखें सामान्य से ज्यादा धुएंदार दिखीं। शुभ रात्रि, डायना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ क्षण बाद, बंद दरवाजे के सहारे झुककर मैंने अपनी आंसरिंग मशीन पर चमकता हुआ नंबर 1 देखा। सौभाग्य से, मशीन का वॉल्यूम कम हो गया। आंटी सारा वही सवाल पूछना चाहती थी जो मैंने खुद से पूछा था। मैं बस जवाब नहीं देना चाहता था।